तो वो ख़त्म भी हो गया है यूनिट। आज सेकंड जो यूनिट है उस पर बात करेंगे। तो हेडिंग है थीमेटिक मैपिंग टेक्निक्स या विषयगत मानचित्रण तकनीक। अगला जो टॉपिक है हम लोगों का विषयगत मानचित्रण तकनीक, थीमेटिक मैपिंग टेक्निक। थीमेटिक मैपिंग टेक्निक, ठीक है। विषयगत मानचित्रण तकनीक क्या है, उस पे हमको क्या करना है, बात करना है। तो पहला तो विषयगत या थीमेटिक मैपिंग है क्या, ये तो जान ले। विषयगत मानचित्रण मतलब होता है कि जो मानचित्र एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाए, एक विशेष चीज को ध्यान में रख के बनाया जाए और उसमें उसी एक विशेष टॉपिक पे, एक विशेष चीज पे या एक विशेष तथ्य पे बात हो। जैसे आप भारत पे वर्षा का वितरण दिखाने के लिए मानचित्र बना रहे हैं, तो उसमें केवल वर्षा का वितरण ही दिखाएंगे, है ना। तो वो एक विशेष विषय पे आधारित मानचित्र हो गया, है ना, एक विशेष थीम पर आधारित हो गया। जैसे आप पूरे भारत पे तापमान का वितरण क्या है वो दिखाना चाह रहे हैं, तो उसमें केवल तापमान का ही वितरण दिखाएंगे, उसमें फिर वर्षा वितरण नहीं दिखाएंगे, उसमें ना जनसंख्या वितरण दिखाएंगे, केवल तापमान ही दिखाएंगे ना। तो ऐसे जो मानचित्र होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम विषयगत मानचित्र कहते हैं। वो एक थीम पे आधारित होते हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं के बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि वो क्या है, उनका महत्व क्या है, उपयोग क्या है, प्रकार क्या है, फिर कई प्रकार हैं, उसमें हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो एक तो सामान्य मानचित्र होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं एक साथ ही, है ना। उसमें जनसंख्या भी दिखा देंगे, हो सकता है उसमें नदियों को भी दिखा दें, है ना, राजधानियाँ भी दिखा दें, है ना, बहुत सारे क्या है टाइगर रिजर्व दिखा दें, कुछ बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हैं, है ना। तो वो एक सामान्य मानचित्र होता है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ दी जाती है। लेकिन जो विशेष मानचित्र होते हैं वो विशेष थीम पर आधारित होती हैं और उसमें एक समय में एक ही चीज़ दिखाई जाती है। जैसे ये देखिए, ये एक मानचित्र है जो सामान्य मानचित्र है, जिसमें प्राकृतिक मानचित्र है लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं। जैसे इसमें ऊंचाई दिखाई हुई है, ठीक है ना, और ऊंचाई दिखाई है, नदियों का क्षेत्र दिखाया हुआ है, जगह लिखे हुए हैं, राजधानियाँ लिखी हुई हैं, देशों का नाम लिखा हुआ है ना। लेकिन इसके नीचे ये जो अलग से मानचित्र बने हैं, ये कैसे मानचित्र हैं, एक विशेष मानचित्र हैं। क्यों? क्योंकि इसमें केवल वार्षिक वर्षा दिखाई गई है, तो पूरे मानचित्र में वार्षिक वर्षा दिखाई गई है, ठीक है। निकाल के दिखा दे रहा हूं मैं। इस वाले मानचित्र में ये एक सामान्य मानचित्र है जिसमें देशों का नाम दिखाया गया है ना, नदियां दिखाई गई हैं, पठार पर्वत सब प्रदर्शित किया गया है। लेकिन इधर जो मानचित्र बने हुए हैं, है ना, ये सब कैसे हैं, एक विशेष विषय आधारित हैं। जैसे इस मानचित्र में जलवायु क्षेत्र दिखाया गया है, तो इसमें केवल जलवायु के ही क्षेत्र दिखाए हैं, इसमें ना तो तापमान दिखा है, इसमें कहीं किसी देश का नाम लिखा हुआ दिख रहा है, ना तो राजधानी दिख रही है, ना तो नदी दिख रही है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये एक विशेष विषय आधारित मानचित्र हैं, ठीक है ना। इनको थीमेटिक मैप कहते हैं, ये जनरल मैप है, ठीक है। ऐसे ये सारे हैं, ठीक है ना। तो विशेष मानचित्र या विशेष तरीके का जो मानचित्र है वो कुछ इस तरीके का होता है। आप लोगों को वक्त मिले तो ये सब देख लिया कीजिए। तो ठीक है, तो ये हो गया विषयगत मानचित्र क्या है। अब इसमें
देखते हैं, एक संगठन है जो इन सब चीज़ों को बनाता है। भाई मैप है तो कोई संगठन बनाता होगा, सरकार द्वारा जारी किया जाता है ये, है ना। फिर उसकी प्रिंटिंग जो है भले ही प्राइवेट कोई कंपनी करे, लेकिन वो जो मैप बनाया है या जो ऑथराइजेशन है वो कौन करता है? उस गवर्नमेंट की एजेंसी है जो सर्वे करती है, तब ना मैप बनाएगी, है ना, सैटेलाइट के द्वारा। और उसको प्रिंट तो कोई भी कर सकता है। तो एक एजेंसी है जिसका क्या नाम है? राष्ट्रीय मानचित्रावली और विषयगत मानचित्रण संगठन। क्या नाम है इसका? राष्ट्रीय मानचित्रावली और विषयगत मानचित्रण संगठन। इंग्लिश में कहते हैं इसको नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, इंग्लिश में शॉर्ट में NATMO, नेशनल एटलस थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। तो जो आपका पेपर प्रैक्टिकल में होगा उसमें कुछ छोटे क्वेश्चंस भी रहेंगे, है ना, जैसे 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर किसी चीज़ की परिभाषा हो गया। मान लीजिए उसमें पूछ लिया गया कि यही क्या है? राष्ट्रीय मानचित्रण और विषयगत मानचित्रण संगठन, इसके बारे में बताइए। तो उसके बारे में थोड़ी चीज़ें लिखनी होगी। 2 नंबर का है तो 4 लाइन लिख दिया, 10 नंबर का है तो 15 लाइन लिख दिया, 20 लाइन लिख दिया, है ना। तो ऐसे तो ये क्या है? ये एक संगठन है जो किस लिए बनाया गया है कि मैपिंग के क्षेत्र में ये लोग कार्य करते हैं, है ना। मैप्स जो है निकालते हैं, सरकारी ये संगठन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में है। हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में है। और ये जिस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, जो डिपार्टमेंट जिसके अंतर्गत है, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत क्या है? ये हमारा जो है NATMO है। ठीक है। इसका पहले दूसरा नाम हुआ करता था, और वो दूसरा नाम कब था? 1956 में इसका जो मतलब स्थापना की बात शुरू हुई है, वो 1953 के आसपास स्थापना की बात शुरू होने लगी। तो एक थे प्रोफेसर SP चटर्जी। प्रोफेसर SP चटर्जी जो हैं, ये कोलकाता के हैं। ये क्या थे? इन्होंने नेहरू जी से मुलाकात किया कि भाई मैपिंग के क्षेत्र में हमको कार्य करना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि मैप का महत्व तो आज आप लोग समझ रहे होंगे, हर चीज़ का महत्व है। मैपिंग, आप कुछ भी पढ़ते हैं मैप की ज़रूरत पड़ती ही है। कोई भी सेक्टर आप पढ़िए, जनसंख्या दिखाना है तो मैप दिखाना है, मैप बनाना है। मृदा देखनी है, मिट्टियाँ कहाँ कैसी हैं वो मैप पे देखते हैं। कोई राजधानी देखनी है, सीमा देखना है, वो देखना है ना। सागर कहाँ है, नदियाँ कहाँ हैं, पर्वत कहाँ हैं, सब मैप से ही पता चल रहा है। जनजातियाँ कहाँ क्षेत्र में हैं उनको दिखाना है तो मैप ही बनाएंगे। तो ये सब की ज़रूरत जब आज़ादी के बाद महसूस हुई तो SP चटर्जी प्रोफेसर थे, वो नेहरू जी से मुलाकात किए और एक संगठन बनाने की बात हुई। तो शुरुआत में डायरेक्ट कोई संगठन तो बन नहीं जाता, पहले उसका ट्रायल होता है ना, जिसको कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट मतलब एक छोटे से क्षेत्र में कुछ कार्य करके देखते हैं, अगर उसका प्रभाव पड़ता है या उसमें उससे लाभ समझ आता है तो उसको फिर पूरा विस्तार करके करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं। तो 1953 के आसपास जो है SP चटर्जी को एक हेड करके एक कमेटी बनाई गई जिसने कुछ कार्य इस क्षेत्र में करना शुरू किया। फिर आगे चल के 1956 में एक ऑर्गेनाइजेशन ही बना दिया गया जिसमें कई सारे सदस्य हैं, तब भी थे वो सदस्य मिलके, उनका काम यही था कि सर्वे करें और मानचित्र बनाना, एक विषयगत मानचित्र जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करें। सरकार को भी मानचित्र की ज़रूरत है ना, क्यों? उसको प्लानिंग करनी है सरकार को। डिफेंस के क्षेत्र में मानचित्र चाहिए, तो डिफेंस तो प्राइवेट सेक्टर से बनवाएंगे नहीं। डिफेंस एक ऐसी चीज़ है जिसको आप सिक्योरिटी के हिसाब से बनवाते हैं ना। तो डिफेंस में जो मैप यूज होगा वो केवल सरकार जानेगी और डिफेंस वाले लोग जानेंगे, आपको हमको नहीं पता चलना चाहिए वो। क्यों? क्योंकि वो सुरक्षा का मुद्दा है। अगर वो गलत हाथों में चला गया, कि अगर गलत हाथों में लोगों को पता चल गया कि हमारी न्यूक्लियर मिसाइल्स कहाँ कहाँ रखी हैं,
तो उसको टारगेट कर सकते हैं वो लोग, है ना, और उसी के अनुसार वो हमला भी कर सकते हैं। तो वो सिक्योर चीज़ें हैं, तो सरकार को खुद से ही काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थी। वही 1956 के आसपास जो है ऑर्गेनाइजेशन बनी, जिसका तब नाम था नेशनल एटलस ऑर्गेनाइजेशन। तो 1956 में इसका क्या नाम था? नेशनल एटलस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 1956 में इसका नाम क्या था? नेशनल एटलस ऑर्गेनाइजेशन। ये नाम जो पड़ा है, ये पड़ा है 1978 में। 1978 में एग्जैक्ट अगर डेट देखेंगे तो 9 अगस्त 1978, 9 अगस्त 1978 में नेशनल एटलस ऑर्गेनाइजेशन को नाम बदल के क्या कर दिया गया? नेशनल एटलस थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, है ना। थीम पे बेस्ड जो मैप हैं उस पे बल दिया जाने लगा। क्यों? क्योंकि तभी से क्या हुआ है, टेक्नोलॉजिकल क्रांति आने लगी है देश में, ठीक है ना। कंप्यूटर का इस्तेमाल होने लगा, सैटेलाइट्स का ज़्यादा, सैटेलाइट के द्वारा सर्वे आदि करने लगे हम लोग। तो उससे क्या हुआ कि मैप बनाना बहुत आसान हो गया। तकनीक से आज के समय में मैप बनाना, ये सब जो मैप देख रहे हैं हाथ से थोड़ी ना बना हुआ है, ये सब मशीन से बने हुए हैं। पहले के समय में हाथ से बनाते थे लोग, तो बहुत ही उबाऊ काम है, बहुत थकान वाला काम है। आपको एक मैप बनाने को दे दिया जाए तो आपको लगे अरे कौन बनाए, ये थोड़ा मिल जाए कार्बन वाला तो हम छाप के चले आए, है ना। क्योंकि टाइम टेकिंग है, थोड़ा सब्र की ज़रूरत होती है। तो जब तकनीकी क्रांति आई तो जो थीमेटिक मैपिंग था, थीम आधारित जो मैप थे, पहले प्रयास करते थे कि एक मैप बनाए उसी में सब दिखा दें। फिर उसके बाद प्रयास करने लगे कि जो है अलग अलग चीज़ों के अलग अलग मैप बनाएं। जैसे संसाधन के लिए कोयला कहाँ कहाँ मिलता है, तो कोयला के लिए अलग से मैप बना रहे हैं कि भारत में कहाँ कहाँ कोयला मिल रहा है ना। और चीज़ें हैं जैसे सोना कहाँ मिल रहा है ना। और जो आप मतलब खनन का कार्य में जो भी चीज़ें करते हैं वो सब कहाँ मिल रहा है, उसको दिखाने के लिए थीम बेस्ड मैप का प्रयोग करना हम लोगों ने क्या किया? शुरू किया। ठीक है, तो ये संगठन जो है कैसे कैसे, जैसे जनसंख्या आधारित, उद्योग आधारित, प्रशासनिक, है ना, और जलवायु से संबंधित, पर्यटन, भौतिक तत्व, इन सब से संबंधित जो है ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है? मैप तैयार करती है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं सबको? फिर इस थीमेटिक मैपिंग का महत्व तो क्या है? थीमेटिक मैपिंग का कुछ महत्व होगा तभी तो इस पे इतना बल दे रहे हैं, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन एक बना के रख दिए हैं। क्या महत्व हो सकता है बताइए? समझ तो गए हैं ना थीमेटिक मैपिंग क्या है, तो उसका महत्व क्या है और उपयोग क्या है? विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न महत्व होगा ना, तो क्या महत्व है और उपयोग? महत्व ये है कि हमारे जो कार्य हैं वो क्या होंगे? आसान हो जाएंगे। जैसे सरकार को ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनको योजनाएं बनानी है, तो जब उनको पता रहेगा कि भारत की मान लीजिए जनसंख्या घनत्व का मैप उनके पास है, तो जब वो देख रहे हैं कि भारत के एक विशेष क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, तो जब जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है तो उस क्षेत्र के लिए ज़्यादा पैसा देना होगा ना। जनसंख्या घनत्व ज़्यादा मतलब उस क्षेत्र में ज़्यादा लोग रह रहे हैं, है ना। मान लीजिए कोई क्षेत्र है यूपी में जनसंख्या ज़्यादा है ना, और तुलनात्मक इधर के जो राज्य हैं, ठीक है ना, तो यूपी में जनसंख्या ज़्यादा है, और अगर आपको ये नहीं पता है कि जनसंख्या का वितरण कैसा है, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे कि सब राज्य को एक समान पैसा दे दो, 10-10 रुपये सबको दे दो, है ना। ऐसा ही नहीं करेंगे अगर आपको नहीं पता है कहाँ कैसी जनसंख्या है, तो 10-10 रुपये सबको दे दिए, भले यहाँ वाले आधे लोग भूखे रह जाए, है ना। लेकिन अगर आपको पता है कि यहाँ जनसंख्या इसकी तुलना में दुगुना है, यहाँ पे 2x हैं लोग हैं, यहाँ पे x बस है, तो यहाँ के लिए 10 देंगे तो यहाँ 20 दे देंगे। ऐसा ना होगा। इससे क्या होगा कि यहाँ के लोगों को भी संसाधन जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगा। तो ये है इसका महत्व कि आप जो योजनाएं बनाते हैं, पहली बात सरकार जो योजनाएं बनाएगी
उसका सही से इम्प्लीमेंटेशन होगा, सही तरीके से योजना बनेगी। दूसरा, आपको परिवहन में, अब परिवहन में अगर आपको स्थल परिवहन देखना है तो उसके लिए रोड वाला मैप चाहिए, जल परिवहन देखना है तो जल वाला मैप चाहिए, वायु परिवहन है तो वायु वाला मैप चाहिए, है ना। कोई माइनिंग कर रहा है, कोई इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, इंडस्ट्री में कार्य हो रहा है माइनिंग का, तो उनके लिए पेड़ पौधों मतलब उस मैप का क्या महत्व है जिसमें पहाड़ पर्वत पठार दिखाया हो। उनको तो ऐसा मैप चाहिए कि जिसमें क्या दिखाया हो, संसाधन का वितरण दिखाया हो कि कहाँ कौन सा वितरण है संसाधन, है ना। उनके लिए जनसंख्या का घनत्व से क्या मतलब होगा, बताइए हमको। कोई अगर मतलब मान लीजिए कोई अगर जलवायुवेत्ता है, जलवायु के विभिन्न तत्वों का अध्ययन कर रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए इस बात का क्या महत्व है कि कोयला कहाँ पे मिल रहा है, कोई महत्व है, हैं? आप लोग तो ऐसे बैठे सांप वाप सूंघ गया है, लग रहा है कि जिंदा ही नहीं है एकदम। खा पी के आया कीजिए, टिफिन उफिन ले के आया कीजिए, लग रहे हैं कि बस अभी मोक्ष मिल जाएगा, एक ही क्षण में अब स्वर्गवासी सब लोग हो जाएंगे एक साथ। कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, आप बेमतलब के आ गए हैं। नहीं पढ़ने का मन हो बता दीजिए, फालतू हम एनर्जी क्यों बर्बाद कर रहे हैं अपना, किताब से छाप लीजिएगा। एक तो 2-4 लोग आते हैं 28 लोग में, हम इस बार नंबर में सबको दिखा देंगे कितना प्रैक्टिकल में नंबर मिलता है। तो जब जिस चीज़ की जिसको ज़रूरत है, आपको रोटी खाने का मन है, कोई चावल ला के देगा आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि थीमेटिक मैपिंग के माध्यम से जिस आंकड़े की हमको ज़रूरत होती है वही आंकड़े हमको मैप पे उपलब्ध हो जाते हैं, तो हम उनका प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैपिंग में यही करते हैं कि जब तक मैपिंग में आंकड़े आपको अगर दिखाया जाए कि मान लीजिए मध्य प्रदेश की जनसंख्या 10 करोड़ है, यूपी की जनसंख्या 20 करोड़ है, बिहार की जनसंख्या मान लीजिए 12 करोड़ है, तो ये आंकड़े हैं, ये ऐसे ही लिखे हैं, तो इनको आप बहुत ज़्यादा, इनसे आप कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। लेकिन यही अगर मैप पे दिखा दिया जाए, कलर करके दिखा दिया जाए कि हाँ यूपी का ये है, इसको इस कलर से दिखा दिया, एमपी का ये है कलर, तो क्या होगा, इंटरेस्टिंग हो जाता है और वो क्या होता है, आपको आकर्षक लगता है, उससे आप निष्कर्ष बहुत सारे निकाल लेते हैं, उससे तुलना कर लेते हैं आसानी से, ठीक है ना। तो ये थीमेटिक मैपिंग है जिससे हम लोग जिसका महत्व देखें, है ना। इसमें कई सारी, जैसे इसमें तापमान के लिए सम तापमान रेखाएं खींचते हैं कि मान लीजिए भारत है तो सम तापमान रेखा मतलब कि समान तापमान के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। जैसे भारत का मैप है ये, मान लीजिए यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, तो जब सम ताप रेखा खींचेंगे तो इन 20 डिग्री सेल्सियस के मिलाते हुई रेखा खींचेंगे, है ना। अगर यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस तापमान है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, तो ये रेखा जहाँ जहाँ से गुजर रही सब जगह ही तापमान क्या होगा, इसमें 20 होगा, यहाँ पे क्या होगा 10 होगा। तो एक थीमेटिक मैप है जिसमें आप तापमान का ही वितरण दिखाए हो। ऐसे ही समदाब रेखाएं होती है, समान दाब, समवर्षा रेखा होती है जहाँ समान वर्षा के बिंदुओं को मिलाते हैं। उपयोग वही है ना, कि विकासात्मक जो योजनाएं हैं, पहलू हैं, उनमें प्रयोग करते हैं, स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए प्रयोग करते हैं, डिफेंस सुरक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं, विभिन्न उद्योगों में इन सब मैपिंग का क्या होता है, प्रयोग होता है। किसान जैसे जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो मिट्टियों का अध्ययन कर रहे हैं, तो उनको देखना होगा ना कि भारत में कौन कौन सी मिट्टी किन किन क्षेत्रों में है, या एक ही क्षेत्र ले लिए उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में भी विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग मिट्टियाँ हैं, तो उन सबको देखना मैप पे ही, क्योंकि आप हर जगह तो दौड़ के जा नहीं सकते हो। पूरा उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है कि आप हर जगह जाने लगोगे तो आपकी रिसर्च ख़त्म हो जाएगी। तो आपको मैप की ज़रूरत पड़ेगी ना, घर बैठे ही यहाँ बैठ के आप देख पाएँ कहाँ कौन सी मिट्टियाँ हैं रिसर्च के लिए, ठीक है। अब
इसमें कुछ जैसे इसमें नियम है थीमेटिक मैपिंग बनाने के। जैसे अब इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि मानचित्र बनाने के कुछ सिद्धांत, मानचित्र अभिकल्पना के सिद्धांत पढ़े थे। तो वो जो सिद्धांत थे वो जनरल सिद्धांत थे, है ना। अब इसमें है एक टॉपिक जिसमें क्या है, थीमेटिक मैपिंग, मानचित्र बनाने के आधारभूत नियम, मतलब विषयगत मानचित्र बनाने के कौन कौन से क्या है नियम हैं। विषयगत मानचित्र बनाने के लिए क्या नियम है, कौन कौन से बातों पर ध्यान रखना चाहिए, तो वो उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा। तो इसमें कुछ बिंदु है जैसे उसमें दिया गया था। तो सबसे पहले क्या होता है, जो विषयगत मानचित्र होता है उसमें सबसे पहले उस क्षेत्र का नाम लिखा होना चाहिए। क्षेत्र का नाम मतलब जैसे अगर आप ये मैप देखिए, ये विषयगत मानचित्र है जिसमें क्या दिखाया गया है, समभार रेखा, है ना। तो समभार मतलब वही समदाब, दाब से मतलब है। तो कह रहा है कि सबसे पहला बिंदु ये है कि जिस क्षेत्र का आप मानचित्र बना रहे हैं उस क्षेत्र का नाम होना चाहिए। तो ये किस क्षेत्र का मानचित्र है, भारत का है। तो यहाँ भारत का नाम आपको मैप में लिखना होगा, है ना। भारत का नाम नहीं लिखेंगे, कोई अलग देश का देख रहा है उसको समझे में नहीं आ रहा है कहाँ का मैप है। तो कहाँ का मैप है ये, भारत का। तो यहाँ भारत लिखा हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा बिंदु है इसमें कि शीर्षक होना चाहिए। पहले तो उस क्षेत्र का नाम होना चाहिए कि किस क्षेत्र का नाम है। जैसे जितने भी मैप है सब में देखिए आप, सब में नाम लिखा हुआ कहाँ का मैप है। इसमें देखिए संसार का मैप है लिखा है ना, तो क्षेत्र का नाम लिखा है। उसके नीचे जस्ट लिखा है उसका शीर्षक, ये किस विषय पर आधारित है। तो जैसे ये राजनीतिक आधारित है, उधर प्राकृतिक है ना। ये कौन सा है, समभार है। तो इसमें लिखा हुआ है समभार रेखा मानचित्र, है ना। तो पहले तो क्षेत्र का नाम, फिर उसके बाद किसका नाम होना चाहिए, शीर्षक का नाम होना चाहिए। तीसरा क्या है कि उस पे जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं वो ऑथेंटिक होने चाहिए। ये नहीं कि अपने मन से ही दिखा दे रहे हैं कुछ भी, वो कहीं ना कहीं सोर्स से लिए होंगे आप। तो जहाँ से लिए हैं, जब लिए हैं, उसका विवरण होना चाहिए। जैसे किस डेट, जैसे मान लीजिए आप कोई भारत के मैप पे आज का तापमान दिखाना चाह रहा है कि आज विभिन्न राज्यों में कितना तापमान मैक्सिमम रहा और कितना मिनिमम रहा। तो वो तापमान कहाँ से पाएगा, किसी एजेंसी से पाएगा ना। जैसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, IMD है, भारतीय मौसम विभाग है। तो मौसम विभाग के वेबसाइट पे जाएगा और पूरे राज्यों के आज मैक्सिमम मिनिमम तापमान को ले लेगा। तो उसको विवरण देना पड़ेगा कि हमने ये आंकड़े कहाँ से उठाए हैं, कहाँ से लिए हैं, ठीक है। तो वही बात है। जैसे इसमें लिखा है कि 18 जनवरी 1980 का 8:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से लिया गया है आंकड़ा। तो उसमें विवरण देना होता है कि आप कहाँ से डेटा को क्या किए हैं, लिखे हैं। तो ये एक जनरल मैप है, इसलिए इसमें नहीं दिखाया गया है और दिखाया इसमें भी नहीं गया है, पर दिखाना चाहिए था इन लोगों को क्योंकि ये थीमेटिक मैप है, ठीक है ना। तो दिखाना चाहिए था कि कहाँ से आंकड़े लिया है इन्होंने। फिर अगला पॉइंट इसमें क्या है, फिर वही है कि जो आप उनमें कुछ चिन्ह प्रयुक्त करते हैं मैप दिखाने के लिए, उनका विवरण देना होता है ना। जैसे मिट्टी आप दिखा रहे हैं तो मिट्टी को कई कलर से दिखा रहे हैं या कई चिन्ह बना के दिखा रहे हैं। जलोढ़ मिट्टी को अलग दिखा रहे हैं, काली मिट्टी को अलग दिखा रहे हैं, लाल मिट्टी को अलग दिखा रहे हैं। तो हर मिट्टी का आप क्या करते हैं, छोटा सा बॉक्स बनाते हैं, उसके सामने लिखते हैं, है ना। जैसे आप लोग संपदा सर्वेक्षण जब किए थे तो उसमें कुछ चित्र ऐसे बनाए थे, है ना। जैसे यहाँ देखिए, ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व का मैप है थीमेटिक वाला, जिसमें यहाँ संकेत में ये बनाया है कि 0 से 250 के लिए बिंदी बिंदी करके दिखा दिया है ना। जैसे इसमें आप मैप देखते होंगे, उसमें इधर की तरफ लेफ्ट में बना रहता है। जैसे इसमें संकेत दिखाया है ऐसे ऐसे डॉट करके कि जहाँ पे 0 से लेकर के 50 या 250 है, 0 से 250 के बीच में जनसंख्या घनत्व है, वहाँ के क्षेत्रों को कैसे दिखाया जाएगा, ऐसे डॉट करके दिखाया जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही क्या है, इन्होंने कई सारे बनाए हुए हैं।
है ना, 251 से लेकर के 500। तो ऐसे ही ये संकेत हैं जिनको आपको मानचित्र पर क्या होता है, दिखाना होता है। और क्या नियम है इसमें, मापनी दिखानी होती है मानचित्र की। मापनी तो बनाएंगे ही, कितने लघु मापनी पे है कि दीर्घ मापनी पे है। मानचित्र का 1 सेंटीमीटर धरातल पर कितना है वास्तव में किलोमीटर में, तो मापनी भी दिखानी होती है, वो भी प्रकार है, मतलब एक नियम ही है उसका, मान लीजिए। ठीक है। और फिर इसमें है कि आप मैप कैसा बनाना चाह रहे हैं, वो गुणात्मक मैप है कि मात्रात्मक है। गुणात्मक मात्रात्मक क्या होता है, मात्रात्मक मतलब जिसमें संख्या बताई जाएगी, तापमान कितना है, जनसंख्या घनत्व कितना है, वर्षा कितनी हो रही है। और गुणात्मक कैसी मैप हो गई, जैसे वनस्पतियों का वितरण, ये गुणात्मक होगा, है ना, कि भारत में वनस्पति का वितरण कैसा है, जहाँ ज़्यादा वर्षा हो रही है वहाँ ज़्यादा घने वन पाए जाएंगे, लंबे वृक्ष होंगे, सघन वन होंगे। जहाँ पे वर्षा कम हो रही है वहाँ पे कैसे वन होंगे, कटीले वन होंगे, ऐसे वन होंगे जिनको पानी कम चाहिए होगा। तो ये गुण आधारित है ना, इनमें संख्या से मतलब नहीं है। तो जो क्वालिटी के बेस पे होते हैं वो गुणात्मक, और जो संख्या के बेस पे होते हैं वो मात्रात्मक कहलाते हैं। तो ये भी आपको चुनना पड़ेगा कि आप थीमेटिक मैप बना रहे हैं तो कैसा है। जैसे भारत पे तापमान का वितरण दिखा रहे हैं तो ये मात्रात्मक हो जाएगा, लेकिन वहीं आप अगर दिखा दे रहे हैं कि भारत में वनस्पतियों का वितरण कैसा है तो वो गुणात्मक हो जाएगा। तो दोनों का दिखाने का तरीका अलग अलग है ना, तो वो तरीका अलग है। इस पे हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं जब मानचित्र के प्रकार पढ़ रहे थे पहली यूनिट में, कि गुणात्मक मैपिंग क्या है, फिर उसमें कई प्रकार बताए थे, है ना, वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ क्या हुआ, मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र क्या है जी तुम लोगों का, किस बात में मजा आ रहा है? ऐसा कौन सा विषय है जिस पे इतना आनंद आ रहा है? हम पढ़ा रहे हैं, सीरियस मैटर है, तुम लोग मजा आ रहा है। अब विषयगत मानचित्र में कुछ आंकड़े हैं जो दिखाए जाते हैं, उनके बारे में है ना। कई तरीके के आंकड़े होते हैं जो दिखाए जाते हैं, जैसे बिंदु आंकड़े जिनको डॉट पॉइंट डेटा कहते हैं। जैसे ये एक दिखाने का तरीका है, पॉइंट पॉइंट करके जब आप दिखाते हो, है ना, तो उसमें क्या दिखाते हैं, ज़्यादातर जो लोकेशन होती है ना, उनको आप दिखाते हैं पॉइंट के माध्यम से, डॉट करके दिखाते हैं, उस पर नाम लिख देते हैं कि ये जगह का है ना। या कुछ वितरण व्यक्तिगत या बिंदु टाइप के वितरण हैं जिनको दिखाना है ना, जैसे पानी दिखाना है या जो जनसंख्या घनत्व का वही दिखाना है, तो वो डॉट में आते हैं, पॉइंट डेटा में आते हैं। ठीक है ना। तो इसमें जैसे नगर की स्थिति है, आपको दिखाना है, दो सड़कों का मिलन बिंदु है, दो सड़क मिल रही हैं उनको दिखाना है, दो रेलवे की पॉइंट मिल रहे हैं दिखाना है, तो उसको आप पॉइंट डेटा में दिखाते हैं। रेखीय आंकड़े जो होते हैं उसमें आप लाइन के माध्यम से जो मैप पे आप चीज़ें दिखाते हैं, जैसे नदियां हैं उनका वितरण आप दिखाते हैं, है ना, सड़क है, सड़क कई सारी सड़कें आप दिखाते हैं, रेलवे लाइन दिखाते हैं। तो ये सब कैसे हैं, लीनियर डेटा के प्रदर्शित करने के तरीके हैं। रेखीय आंकड़े इस तरह से प्रदर्शित किए जाते हैं। ठीक है। तो कुछ आंकड़े हैं जो बिंदुओं के माध्यम से प्रदर्शित किए जाते हैं, कुछ आंकड़े लाइन बना के प्रदर्शित किए जाते हैं, कुछ आंकड़े क्षेत्रीय आंकड़े होते हैं, है ना, जैसे गांव, तहसील, जिला, है ना, राज्य और जो है देश जो हैं, इनको आप क्षेत्रीय आंकड़ों के अंतर्गत रखते हैं। जैसे धर्म है, कई एक राज्य में, एक देश में कई सारे धर्म होते हैं, उन धर्मों का क्षेत्र जब दिखाना है आपको तो उसको अलग तरीके से कलर करके दिखाएंगे या कुछ भी संकेत बना के दिखाएंगे, है ना। तो ये सब जो है क्षेत्रीय आंकड़े होते हैं। एक आयतनीय आंकड़ा भी होता है। तो आयतनीय आंकड़ा में किस तरह की चीज़ें दिखाते हैं, जैसे आप क्या दिखा रहे हैं, वायुदाब दिखा रहे हैं। तो आयतनीय आंकड़े कहने का मतलब है कि वो आंकड़े जो आयतन पे आधारित हैं,
आयतन मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों क्षेत्रों को आप ले रहे हैं। तो जो दबाव है, वायु का जो दबाव है वो कैसे आप मापते हैं? जैसे एक बॉक्स है, उसमें कितनी वायु भरी हुई है उसके हिसाब से माप लेंगे मान लीजिए। तो बॉक्स जो है लंबा भी होगा, कुछ चौड़ा भी होगा, कुछ ऊंचाई भी लिए होगा, तो इसलिए उसको आयतनिक है। तो ये कुछ मतलब आंकड़ों को किस तरीके से दिखा रहे हैं आप लोग, उसका ये था कि बिंदु के रूप में दिखाएंगे, कि रेखा के रूप में दिखाएंगे, कि क्षेत्र के रूप में दिखाएंगे, कि आयतन के रूप में दिखाएंगे। तो उस आधार पर है। इसमें है कि प्रकार है थीमेटिक मानचित्र के। तो प्रकार पे बात कर लेते हैं, कितने प्रकार के हैं। ये सब कुछ फाइल में नोट कर लीजिएगा। 2 से 3, 1 से 3 के बीच में ही एग्ज़ाम होगा आप लोगों का प्रैक्टिकल का, उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर लीजिए। हाँ, 1 से 3 के बीच में किसी भी एक दिन। तो उससे हमसे क्या मतलब है? दो को है और किसी सब्जेक्ट में है तुम लोगों का? और किसी में नहीं है प्रैक्टिकल? तो अगला जो है इसमें थीमेटिक मानचित्र के प्रकार। विषयगत मानचित्र के प्रकार। तो इसमें जो है, इसमें 3 तरह के जो है विषयगत मानचित्रों को बांटा गया है। पहला जो है तरीका वह है भौतिक, भौतिक या प्राकृतिक। भौतिक या प्राकृतिक का मतलब है कि जिसमें आप भौतिक चीज़ों को दिखाएंगे। नदियों पर आधारित कोई मानचित्र बनाने हैं तो केवल नदियों को दिखाएंगे, है ना। पर्वतों पे आधारित है तो केवल पर्वतों को दिखाएंगे, ठीक है। दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक। सामाजिक सांस्कृतिक, इसमें क्या होगा? सामाजिक सांस्कृतिक में जो सामाजिक चीज़ें हैं या सांस्कृतिक चीज़ें हैं, जैसे आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि भारत में कौन सी भाषा कितने लोग बोलते हैं, उसका वितरण दिखा रहे हैं। हिंदी कौन कौन बोल रहा है, अंग्रेजी कौन बोल रहा है, उर्दू कौन बोल रहा है, तो ये मानचित्र इसमें है आएंगे। एक और तरीका है, तीसरा प्रकार जो है वह है सामरिक। सामरिक डिफेंस के क्षेत्र में जो मानचित्र दिखाए जाते हैं वो ये हैं। अब इसमें कुछ और प्रकार हैं। भौतिक या प्राकृतिक मानचित्र। तो भौतिक या प्राकृतिक मानचित्र जैसा हम आपको बता दिए, है ना, कुछ चावज दिखाएंगे, वनस्पतियों को दिखाएंगे, मिट्टी दिखाएंगे, तापमान का वितरण दिखाएंगे। तो जैसे पूरे भारत का तापमान का वितरण दिखा रहे हैं तो अलग मैप पे दिखाएंगे, वर्षा का वितरण दिखा रहे हैं तो अलग मैप पे दिखाएंगे, वनस्पति का वितरण दिखा रहे हैं तो अलग मैप पे दिखाएंगे। तो ये सब भौतिक मानचित्र में आएगा। ऐसे ही सामाजिक सांस्कृतिक में हम आपको बताए कि जो जैसे मान लीजिए पूरे भारत में आय समूह, आय मतलब इनकम ग्रुप, कि कितने इनकम, इस मतलब भारत में कितने इनकम ग्रुप में कौन कौन से कितना क्षेत्र आ रहा है ना, या कितने लोग हैं जो किस इनकम ग्रुप में आ रहे हैं। जैसे
कितने लोग हैं जो महीने भर में 1,000 रुपये कमा रहे हैं, कितने लोग हैं 10,000 कमा रहे हैं, कितने लोग हैं 1 करोड़ कमा रहे हैं, उसको भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये सामाजिक सांस्कृतिक में आता है। कितने जनसंख्या जो है गरीबी रेखा के नीचे है, कितनी जनसंख्या, कितनी साक्षरता है, ये सब चीज़ें आप सामाजिक सांस्कृतिक में दिखाते हैं। ये जो सामरिक चीज़ें हैं वो सुरक्षा वाली हैं, है ना, जिसमें जो डिफेंस सेक्टर में प्रयोग होते हैं, जो जैसे हमने जो भी सीमा रेखाओं पे जो भी हमने सैनिक तैनात किए हैं या जो डिफेंस के ऑफिशियल्स हैं वो इन मैपों का प्रयोग करते हैं। वो सामान्य जन के लिए उपलब्ध नहीं होता है, नॉर्मल व्यक्ति उसको नहीं देख सकता है। ठीक है ना, वो डिफेंस का लिए है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है विभाजन का, जो तरीका कैसे आधारित है कि उन सब्जेक्ट की विशेषताओं पर आधारित है, जिसमें सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है कि किस सब्जेक्ट पे आप क्या कर रहे हैं, मानचित्र बना रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीके का विभाजन ये है। एक तरीके का विभाजन और है इसमें, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट भी है वो। तो ये सब थ्योरी भले है, लेकिन इससे प्रश्न रहेंगे आप लोगों के, है ना, इसको मजाक में मत ले लीजिएगा, इससे सवाल रहेगा आप लोगों का प्रैक्टिकल में। अब थ्योरी है तो थ्योरी के ही सेक्शन से न सवाल रहेगा। तो एक जो और विभाजन है ना, तो उसको कैसे बांटा गया है कि मानचित्र को प्रदर्शित करने के हिसाब से कि कैसे उसमें प्रदर्शित करना है, आसान तरीका है कि कठिन तरीका है, उसके हिसाब से। तो इसमें जो पहला है वो है सरल विषयगत मानचित्र। सरल विषयगत मानचित्र, और दूसरा जो है इसमें कठिन विषयगत मानचित्र। सरल विषयगत मानचित्र और कठिन विषयगत मानचित्र। सरल में जो है, सरल में 3 है। ए है मात्रात्मक, ए है मात्रात्मक, बी है गुणात्मक, और सी क्या है, अर्धमात्रात्मक। ठीक है, 3 है, मात्रात्मक, गुणात्मक, अर्धमात्रात्मक। और जो जटिल है, या जटिल को कठिन भी जटिल कह दीजिए, जटिल, कठिन को जटिल भी कहते हैं। जटिल में कुछ ऐसा विशेष मतलब अलग से नहीं दिखाया गया है। ठीक है, मेन हमारा ये वाला है सरल विषयगत मानचित्र, और इसमें भी जो मात्रात्मक है ना, इस मात्रात्मक में हम लोग कई सारे देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग आगे भी पढ़ेंगे तो इसमें मिलेगा आपको। इसमें जैसे है, एक है सममान रेखा, सममान रेखा मानचित्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोप्लेथ, आइसोप्लेथ। ठीक है, और क्या है मात्रात्मक में, एक है छाया विधि मानचित्र, छाया विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोरोप्लेथ, कोरोप्लेथ। ठीक है, कोरोप्लेथ मेथड, है ना। तो ये मात्रात्मक में सममान, आइसोप्लेथ। सममान में जैसे जिनकी मात्रा समान होती है, जैसे समताप रेखा, समताप रेखा मानचित्र सममान रेखा के तरीके से बनाया जाएगा। समदाब रेखा मानचित्र, है ना, समान दाब वाले स्थान, समान वर्षा वाले स्थान, जब उनको दिखाते हुए मानचित्र बनाते हैं तो उसका तरीका ये हुआ। ठीक है, इस पे हम लोग डिटेल से बात करेंगे। और इसमें दिया हुआ है और एक है इसमें बिंदु विधि, बिंदु विधि। ठीक है ना, डॉट मेथड। और एक है इसमें आनुपातिक, आनुपातिक वृत्त मानचित्र, आनुपातिक वृत्त
मानचित्र। ठीक है, तो हम लोगों को जो इसमें पढ़ना है वो मेन यही वाला है, मात्रात्मक वाला, जिसमें इतनी मैपिंग पे बात करनी है। इन पे जब हम लोग बात करेंगे तो इनमें कई चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि पहला तो ये है क्या, सममान रेखा विधि है क्या इसकी। तो इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या क्या पढ़ेंगे, पहला तो सामान्य जानकारी पढ़ेंगे कि क्या है ये। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे कि रचना विधि क्या है, कैसे बनाया जाता है, क्या क्या विधियां हैं इनके बनाने की। ठीक है, फिर क्या पढ़ेंगे, इनका गुण पढ़ेंगे, गुण या महत्व जिसको कहते हैं आप लोग, और फिर इनकी कमियां पढ़ेंगे, सीमाएं। ठीक है ना, कमियां या सीमा क्या है इनके अंतर्गत, ऐसा ही हम लोग किसके, ठीक है, तो ऐसा ही हम लोग सबका पढ़ेंगे। जैसे समान रेखा मानचित्र तो क्या है, क्या रचना है, विधि, गुण, महत्व, कमियां। फिर पढ़ेंगे छाया विधि, सामान्य जानकारी, रचना, गुण, महत्व, कमियां। फिर बिंदु विधि, ऐसे ही, है ना। तो इन सब को इन 4 बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपके एग्ज़ाम में रहेगा भी, पहले ही बता दे रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जब हम लोग ये चारों पढ़ लेंगे तो लगभग आपका सिलेबस ख़त्म ही है।